अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे हम। इसको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी भी बोला जाता है। और इसके देखेंगे मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे और जो एक्सप्लेन करने वाले होंगे उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इंशाल्लाह 20 एमसीक्यूज़ को करने के बाद आप 20 नहीं तकरीबन 100 के करीब एमसीक्यूज़ कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी जो बॉडी है इसको नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक नर्वस सिस्टम है, उसके बाद एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारी जो बॉडी का पूरा एक सिस्टम है उसको नर्वस सिस्टम बोला जाता है। कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वो क्या है, न्यूरॉन। हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वह न्यूरॉन है। इसको नर्व सेल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। द नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ डैश बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। जो नर्वस सिस्टम है अमूमन आपने यही सुना होगा आमतौर पर कि सिर्फ न्यूरॉन्स पर ही ये मुश्तमिल है, न्यूरॉन्स ही इसके अंदर होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। नहीं, लेकिन ये दो सेल होते हैं। नर्वस सिस्टम दो सेल से मिलकर बनता है। वो कौन कौन सा, वो आगे देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। याद रखिएगा जो न्यूरॉन है ना, ये एक नर्व सेल है। मैंने बोला नर्व सेल भी बोला जा सकता है। कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस लेके जाता है। कौन सी, इलेक्ट्रिकल। अगर न्यूरॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बात आएगी। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। बेसिक यूनिट है। न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी। इसकी सेल बॉडी होती है जिसको सोमा या साइटिन कहते हैं। डेंड्राइट्स होते हैं और एन एक्सॉन होता है। ये है जी इसकी ये वाली सेल बॉडी है। ये सोमा होता है। उसके बाद ये जो इसकी शाखें निकली हुई हैं ये डेंड्राइट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है एक्सॉन। इस लंबी जो शाख सी जा रही है इसको एक्सॉन बोला जाता है। उसके बाद डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स होते हैं। दीज आर अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन विच इज़ अबाउट 10% ऑफ ऑल ब्रेन। वो कहता है कि देर आर अबाउट 10 बिलियन न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी, विच इज़ अबाउट 10% ऑफ ब्रेन सेल। जो ब्रेन सेल का 10% हैं, इतने ज़्यादा हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं। छोटा सा ब्रेन है हमारा, देख लें। तो ये है जी इसकी जो हम आपके सामने बनी है। इसके अंदर अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस कहाँ होता है तो आप बोलोगे सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये माइलिन शीट है। ये जो एक्सॉन के ऊपर होती है माइलिन शीट होती है। ये जो शाख सी जा रही है लंबी सी, ये एक्सॉन है। इसके जो एक्सॉन के अंदर एक शेल होता है उसको शॉन सेल बोलते हैं और ये नर्व एंडिंग है। आगे बढ़ते हैं जी। अब न्यूरोट्रांसमीटर को देख लेते हैं। चूँकि पीछे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भी दिया गया है, हार्मोन भी दिया गया, ग्लैंड भी दिया गया, न्यूरॉन भी दिया गया। न्यूरॉन को हमने देख लिया, अब हम न्यूरोट्रांसमीटर को देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑफन रेफर टू एज अ बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स। जब न्यूरॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रिकल की बात आएगी, जब न्यूरोट्रांसमीटर की बात आएगी तो केमिकल की बात आएगी। याद रखिएगा, आपका कोई भी टेस्ट है अगर तो वो सिर्फ किसी क्लास का टेस्ट है तो हो सकता है आपसे सिंपल क्वेश्चंस किए गए हों, लेकिन अगर आपका पीपीएससी, एफपीएससी या सीएसएस टाइप का होगा तो उसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। हो सकता है दे भी दें, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिए तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वो आपको ऑप्शन दे देता है कि केमिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद नन ऑफ दीज, इस तरह के को दे देता है तो वो केमिकल आएगा यहाँ पर। दे आर द मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय द नर्वस सिस्टम टू ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन न्यूरॉन एंड फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल्स। याद रखिए जो न्यूरॉन्स के दरमियान में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अब जो पैगाम को ट्रांसमिट करना होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने करना होता है, या न्यूरॉन से मसल्स को जो ट्रांसफ़र करना होता है। याद रखिएगा, वेदर अ न्यूरोट्रांसमीटर इज़ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डिपेंड्स ऑन द रिसेप्टर इट बाइंड्स टू। कहते चाहे, चूँकि न्यूरो ट्रांसमीटर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्साइटेटरी एक इनहिबिटरी। वो कहते कोई भी होगा इनमें से तो यही काम वो करेगा। एक्साइटेटरी क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, यानी कि होने देता है। और इनहिबिटरी वो होता है जो उसको ब्लॉक कर देता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है या ज़रूरत पूरी हो चुकी होती है तो उस वक्त इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन अपना प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं और उसको रोक देते हैं। और ये जब ज़रूरत होती है तो ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है जी सारा इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो चीज़ें हो रही है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर अपना रोल प्ले करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो पैगाम जाना होता है
वो लेके जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करते हैं एक दूसरे से, एक न्यूरोट्रांसमीटर से दूसरे, सॉरी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ये जो जगह है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको साइनेप्स भी बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ग्लैंड। ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन दैट रिलीज हार्मोन। ग्लैंड हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो क्या रिलीज़ करता है हार्मोन। जब भी हार्मोन्स की बात आएगी तो याद रखिएगा ग्लैंड्स की बात आएगी। एंडोक्राइन अगर सिस्टम को बोला जाएगा तो वो हमारे ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, उसमें के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, याद रखिएगा। एंडोक्राइन की बात आएगी तो भी ग्लैंड की बात आएगी, ग्लैंड्स की बात आएगी तो हार्मोन्स की बात आएगी। ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन, और फिर हार्मोन डिफरेंट अपना रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट काम हो सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस द सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन, दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, याद रखिएगा, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। डक्टलेस ग्लैंड से मुराद क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को शिफ्ट करना है, फ़र्ज़ कर लें हमने वाटर को ही शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम नल से एक पाइप लगाते हैं और दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये हो गया जी, हमारे पास एक सोर्स हमने यूज़ कर लिया, यानी कि पानी का जो सोर्स है उसको, उसके दरमियान में और अगला जो जहाँ पर हमने पहुँचाना है उसके दरमियान में एक सोर्स यूज़ कर लिया जिसको पाइप बोला जाता है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये जो अपना हार्मोन रिलीज़ करते हैं ना, वो डायरेक्ट ब्लड में करते हैं, उसके दरमियान में कोई भी सोर्स नहीं होता, यानी कि कोई भी पाइप टाइप या कोई और तरह का सोर्स नहीं होता जिसके थ्रू ये मतलब पहले रिलीज़ करें फिर उसके थ्रू आगे पहुंचेगा, ऐसे नहीं होता। ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर हार्मोन को रिलीज़ कर देते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द सब्सटेंस इनटू अ डक्ट आर ओपनिंग टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये समझ लें एक पाइप यूज़ करते हैं जिसको डक्ट बोलते हैं। ये डक्टलेस होते हैं, यानी कि कोई पाइप या कोई सोर्स यूज़ नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन को पहुंचाने के लिए। ये जो एक्सोक्राइन होते हैं ये यूज़ करते हैं सोर्स को एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए। तो ये डिफरेंस है इनमें। जो एंडोक्राइन, इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है, एक्सोक्राइन को डक्ट वाला ग्लैंड बोला जाता है। डक्टलेस यानी कि ये ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में खारिज होते हैं, जबकि जो दूसरे एक्सोक्राइन वो डायरेक्ट नहीं होते। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद हाँ जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेल्स। नर्वस सिस्टम मैंने पीछे हमने बात की थी कि दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से अब देखते हैं। ग्लाइल एंड वाइट ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स एंड ब्लड सेल्स, न्यूरॉन एंड ग्लाइल सेल्स, नन ऑफ दीज। न्यूरॉन एंड ग्लाइल सेल्स ये दो टाइप्स के सेल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूरॉन मेजर है हमारा मेन जो है सेल, जबकि ग्लाइल सेल इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसको समझ लें कि इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। जो ग्लाइल सेल न्यूरॉन की हेल्प कर रहे होते हैं, इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो ये दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, याद रखिएगा, न्यूरॉन और ग्लाइल सेल्स। डैश स्प्लिट द सेरिब्रम इनटू 2 मेन पार्ट्स। सेरिब्रम को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करता है, पोन्स, सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोजम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारा आंसर आएगा। वो कहता है कि हमारे पास जो हमारा मेन पार्ट होता है ब्रेन का उसको सेरिब्रम बोला जाता है। उसको दो पार्ट्स में, चूँकि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर दो स्फेयर्स होते हैं, तो उसको कौन डिवाइड करता है, वो होता है जी कॉर्पस कैलोजम। इसको हम देखते हैं आगे। ये जो ये कॉर्पस कैलोजम जो होता है ये हमारे हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में और इनको कनेक्ट भी करता है। तो ये जो तमाम टर्म्स हैं इनको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम आर परफॉर्म्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स होते हैं विच ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन देम आर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ये जो होते हैं न्यूरॉन जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बॉडी के अंदर। और न्यूरॉन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। उसके बाद ग्लाइल सेल या इसको ग्लिया भी कहते हैं, विच रेगुलेट होमोस्टेसिस, जो होमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है यानी कि बैलेंस मेंटेन रखता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ टू द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा। मैंने पहले बताया 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन और ग्लाइल सेल।
ग्लाइल सेल इसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास हेमिस्फेयर जो डिवाइड करता है कॉर्पस कोलेजम। 2 हेमिस्फेयर्स इन योर ब्रेन आर कनेक्टेड बाय अ थिक बंडल ऑफ मोर देन 20 मिलियन नर्व फाइबर्स कॉल्ड द कॉर्पस कोलेजम। ये वाला जो पोर्शन है जी ये कंसिस्ट होता है किस पर, फाइबर्स पर, 200 मिलियन नर्व फाइबर्स पर, जो दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में मिलाता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर्स को। इसको कॉर्पस कोलेजम कहते हैं। दैट इंश्योर्स बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन कैन कम्युनिकेट एंड सेंड सिग्नल टू ईच अदर, और दोनों को अलहदा भी करता है, दोनों को जोड़ता भी है, और इसके अलावा दोनों में कम्युनिकेशन और सिग्नल ट्रांसफ़र का काम भी इसी के थ्रू हो रहा होता है, याद रखिएगा। इसके अंदर देख ले कितने सारे हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं पोन्स। द पोन्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर ब्रिज। याद रखिएगा लैटिन वर्ड है उसको जिसका मीनिंग है ब्रिज, यानी कि एक ब्रिज का काम कर रहा होता है पोन्स। एंड इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन स्टेम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जोड़ता है। यहाँ पर है जी पोन्स, ये ब्रेन स्टेम को यानी कि यहाँ से नीचे लैदा होता है, ऊपर लैदा होता है, ये पोन्स ही हैं जो इसको ऊपर वाले हिस्से से जोड़ते हैं ब्रेन स्टेम को। याद रखिएगा एक और यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, जो सेरिबेलम है ना ये हैंड ब्रेन का तो हिस्सा है, लेकिन ये इसका ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है सेरिबेलम। याद रखिएगा सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता। अ स्ट्रक्चर ऑन द ब्रेन स्टेम दैट लाइज अबव द मेडोला, मेडोला के ऊपर, रेगुलेट स्लीप। पोन्स क्या करती है, रेगुलेट करती है हमारी स्लीप को, अराउजल को, कॉन्शियसनेस को और सेंसरी प्रोसेसेस को। ये पोन्स का काम होता है, ये रोल होता है, ये फंक्शंस होते हैं। पोन्स हमारी स्लीप को रेगुलेट करती है, अराउजल, कॉन्शियसनेस और उसके बाद साथ साथ सेंसरी प्रोसेसेस को ये अपना रोल प्ले कर रही थी इनके अंदर। ये हमारा हैंड ब्रेन है जी, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। इसके बारे में आगे जाके भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि वहाँ पर एक और ऑप्शन था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये देखते हैं क्या होता है। The cerebral cortex is a sheet of neural tissues that is outmost to the cerebrum of the mammalian brain। वो कहते हैं कि ब्रेन के जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम जिसको बोला जाता है, जो 2 हेमिस्फेयर पर मुश्तमिल होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उसको बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पर ये बताया भी गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होती है। ये जो ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है हमारा, याद रखिएगा। अच्छा, इट हैज़ अप टू 6 लेयर्स ऑफ नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स के 6 लेयर्स होती हैं नर्व सेल्स की। इट इज़ कवर्ड बाय द मेनिंजेस, मेनिंजेस से कवर होते हैं। एंड ऑफन रेफर टू एज ग्रे मैटर, इसको ग्रे मैटर भी बोला जाता है। अगर बोला जाए कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, तो ग्रे मैटर आएगा। द कॉर्टेक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ये जो लोब्स होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड किया होता है। यूजिंग सर्टन कंसिस्टेंटली प्रेजेंट सल्सी एज लैंडमार्क्स। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जो लोब्स होते हैं, इनमें सल्सी मौजूद होती है, जिसको सल्सस भी बोला जाता है। यानी कि ये जो तहें सी होती है ना, ये आपको नज़र आ रही है जो तह सी होती है, इसको सल्सी बोलते हैं या सल्सस बोलते हैं। अब यहाँ पर 4 जो टाइप्स हैं हमारे पास लोब्स की, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंटर द न्यूरॉन द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंटर हो रहे होते हैं न्यूरॉन के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। याद रखिएगा, ये भी सारी टर्म्स हम आगे देखते हैं, ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। द 4 लोब आर लोकेटेड इन, जो लोब्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। मैंने अभी हमने जिक्र किया कि जो हमारा सेरिब्रम होता है उसकी जो तह होती है, आउटर मोस्ट तह, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही 4 लोब्स पर डिपेंड यानी कि 4 लोब्स उस सेरिब्रम कॉर्टेक्स को ही 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। और वो कहाँ पर होता है, हेमिस्फेयर। ये मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर पूछा जाएगा वो भी 4 लोब में आएगा, सेरिब्रम पूछा जाएगा वो भी 4 लोब में आएगा, हेमिस्फेयर कहा जाएगा तो भी 4 लोब्स में आएगा। ये देख लें, इसको डिफरेंट तरीकों से आपने, इसीलिए तो कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें एक दफ़ा, फिर क्वेश्चन वो जैसा मर्जी दे दे आप उसको कर लेते हो। लेकिन अगर आप ऊपर से करके जाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, तो चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन में ही रह जाती हैं।
अब ये वाला हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, सेमी परमेबिलिटी वगैरह, इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पर साइनेप्टिकल ट्रांसमिशन है, पहले इसको देख लेते हैं जी। साइनेप्टिकल ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय विच वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद अनदर। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ये होती है जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू हो रही होती है, साइनेप्स के थ्रू हो रही होती है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद द टारगेट सेल अक्रॉस अ साइनेप्स, यानी कि जहाँ जिसके साथ उसने करनी होती है। केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर बात आ जाती है, जो न्यूरॉन होते हैं वो पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जाते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका काम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ट्रांसमिट हो रही होती है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, साइनेप्स में या साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहता है इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा होता है वहाँ से, उसको प्री साइनेप्टिक कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा होता है उसको पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं जी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? अ मेम्ब्रेन विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन वन सरफेस and a negative charge on the other surface which produces the resting potential in living cells। मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन वन सरफेस एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर सरफेस। एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि रेस्ट की हालत में जब मेम्ब्रेन होगी तो उसको पोलराइजेशन बोला जाएगा। अब आगे रेस्ट की हालत में जब होगी तो उसको पोलराइजेशन बोला जाएगा, याद रखिएगा। जब कोई भी तबादला नहीं हो रहा होगा, ना पॉजिटिव आयन का ना नेगेटिव आयंस का, तो उसको पोलराइजेशन बोला जाता है, या उसको रेस्टिंग हालत या रेस्टिंग पोजीशन भी बोला जाता है। अब देखते हैं जी डीपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन इज व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव। जब मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल है वो बिकम्स पॉजिटिव, जब पॉजिटिव हो जाता है तो उसको डीपोलराइजेशन बोला जाता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसको आगे मैं डायग्राम से भी आपको समझा दूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। यानी कि ये याद रखिए, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो वो डीपोलराइजेशन कहलाता है। इन न्यूरोसाइंस रीपोलराइजेशन एक और टर्म है। रीपोलराइजेशन रेफर टू द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट रिटर्न्स इट टू अ नेगेटिव वैल्यू जस्ट आफ्टर द डीपोलराइजेशन। वो कहते हैं कि रीपोलराइजेशन वो अमल होता है जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन का अमल हो चुका होता है, ये अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद उसको नीचे उसके बाद वो जो प्रोसेस नीचे आ रहा होता है, यानी कि वो जो चीज़ नीचे आ रही होती है वो लहर, उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन, यानी कि दोबारा से वापस आना, उसको रीपोलराइजेशन बोला जाएगा। दिस फेज अकर आफ्टर द सेल रीचेज इट्स हाईएस्ट वोल्टेज फ्रॉम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से जब वो हाईएस्ट वोल्टेज पर पहुंच जाता है। हाइपरपोलराइजेशन एक और टर्म होती है। हाइपरपोलराइजेशन इज व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन के अंदर जब वो डीपोलराइजेशन यानी कि पॉजिटिव होता है, उसके बाद डीपोलराइजेशन वो वापस आ रहा होता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो नॉर्मल होने की बजाय अगर उससे नॉर्मल से नीचे चला जाए, यानी कि नेगेटिव साइड पे चला जाए, तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोला जाएगा। ये न्यूरॉन के अंदर जब प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जब कोई एक्सटेंट पोटेंशियल हो रहा होता है, उस वक्त की ये सारी टर्म्स होती हैं, उस वक्त ये सारा कुछ हो रहा होता है। अब इसको आप डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे। डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर है जी, ये हमारे पास डायग्राम, ये इस वक्त यहाँ पर फर्ज कर लें ये रेस्टिंग पोजीशन है, ये वाली, ये समझ ले रेस्टिंग पोजीशन है, या ये वाली समझ ले रेस्टिंग पोजीशन है। इस पर कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, पोलराइज्ड है यहाँ पर मेम्ब्रेन, ठीक है, पोलराइजेशन है यहाँ पर हो चुकी। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए, यानी कि जो सोडियम आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, वो अगर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये डीपोलराइजेशन होती है। ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, यहाँ पर आ जाता है एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, जब यहाँ पर पहुँच जाता है, हाईएस्ट वैल्यू पर चला जाता है, उसके बाद उसने वापस से नीचे भी आना होता है। वो जो नीचे आने का अमल होता है वो रीपोलराइजेशन होता है, यानी कि अब ये नीचे आ रहा है, यहाँ से हाईएस्ट से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर गया था और ये इसके बाद नीचे है रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन जब हो रहा होता है तो अगर वो ये है नॉर्मल लाइन, यहाँ पर इसने रेस्ट में जाना होता है, लेकिन अगर इससे नीचे चला जाए, जैसे कि ये जा रहा है, यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन पॉजिटिव, रीपोलराइजेशन उसका रिवर्स होना, और हाइपरपोलराइजेशन उसका नेगेटिव चले जाना।
और यहाँ पर अगर इस तरह से हो तो ये रेस्ट की हालत में होता है। अब उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो रीपोलराइजेशन है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। यहाँ पर डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन एंटर हो रहे होते हैं। जो ये है हमारे पास रीपोलराइजेशन, इसमें पोटाशियम आयंस निकल रहे होते हैं, याद रखिएगा। तो ये रीपोलराइजेशन होता है। यहाँ पर सोडियम आयन एंटर हो रहे होते हैं और यहाँ पर पोटाशियम आयन निकल रहे होते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। यानी कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हम देख सकते हैं अगर इसको कॉन्सेप्चुअल हमने समझना हो तो। एक और चीज़ें यहाँ पर अगर हाइपर पोलराइजेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पोटेशियम आयन निकलेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, याद रखिएगा। तो ज़्यादा निकल जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे, याद रखिए। यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म थी सेमी परमेबिलिटी, इसको भी देख लेते हैं। ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट एक ही दफ़ा पहले समझते हैं परमिएबल क्या होता है। परमिएबल को आप इसका अगर सिनोनिम मैं बताऊं आपको बनाना चाहें तो वो होगा परमिशन को समझ लें। मोस्ट थिंग्स कैन पास थ्रू मेम्ब्रेन ना मखसूस सेल्स को, मखसूस आयंस को परमिशन देती है एंटर होने की या निकलने की। तो अगर वो निकलने का जो तरीका होती है उसको टर्म को बोलेंगे परमिएबल। मोस्ट थिंग्स कैन पास थ्रू, अगर तो मतलब कोई भी चीज़ आए और पास हो सके, गुजर सके, या एंटर हो सके या निकल सके, उसको बोलेंगे परमिएबल। मतलब मोस्ट थिंग्स कैन पास थ्रू, मोस्टली थिंग्स जो हैं वो गुजर सकती हैं। अच्छा, इम्परमेएबल क्या होता है? नथिंग कैन पास थ्रू। इनपरमेएबल अगर टर्म यूज होगी तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकती, कोई भी ना गुजर सकती है ना निकल सकती है, इसको इनपरमेएबल कर दें। सेमी परमेएबल क्या होगा? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास थ्रू बट नॉट लार्जर मॉलिक्यूल्स। सेमी परमेएबल यानी कि कुछ चीज़ों को गुजरने देगी, कुछ को नहीं गुजरने देगी। स्मॉल को गुजरने देगा और लार्ज को नहीं गुजरने देगा। सिलेक्टिव परमेएबल, सिलेक्टिव का मतलब मखसूस जिनको सिलेक्ट किया जाएगा गुजरने के लिए वही गुजरेंगे। उसके बाद नीचे बताया गया है सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेएबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कि उसने मखसूस चीज़ों को, मखसूस आयंस को ही गुजरने देना होता है। ये नहीं कि हर कोई गुजर जाए या छोटे बड़े गुजर जाएं। सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, पता होता है कि किसको गुजरने देना है, किसको नहीं गुजरने देना। नेक्स्ट देखते हैं जी। यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ और टर्म्स भी हैं। हाँ जी, थैलमस और हाइपोथैलेमस, इसको भी देख लेते हैं। A major role of thalamus is to support the motor and language system. मोटर लैंग्वेज सिस्टम को सपोर्ट करता है हमारा थैलमस। डैमेज टू द थैलमस कैन लीड टू द परमानेंट कोमा। अगर ये हमारा थैलमस को नुकसान होगा तो हो सकता है कि बंदा परमानेंटली कोमा में चला जाए, याद रखिएगा। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलमस इज़ टू लिंक द नर्वस सिस्टम। ये उसके अंदर सेरिब्रम का पार्ट होते हैं थैलमस और हाइपोथैलमस। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलमस इज़ टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हाइपोथैलमस जो होता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है क्या होता है? ग्लैंड सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन खारिज करते हैं। वी आर द पिट्यूटरी ग्लैंड। थैलमस जो हाइपोथैलमस होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू इसको नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है। ये हाइपोथैलमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कम्युनिकेट करके जोड़ता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो सेक्रेट्स हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है। याद रखिए ग्लैंड्स तो खारिज करते हैं, हाइपोथैलमस भी ग्लैंड्स को हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद हेमिस्फीयर्स, वन हाफ ऑफ द सेरिब्रम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स मसल्स फंक्शंस एंड आल्सो कंट्रोल स्पीच। ये हमारे जो हेमिस्फीयर्स होते हैं जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है, उनकी आउटरमोस्ट लेयर को, और उसको सेरिब्रम भी बोला जाता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, उसको हेमिस्फीयर्स भी बोला जाता है। क्या होता है? वो कहते हैं मसल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, आल्सो कंट्रोल स्पीच, थॉट, इमोशंस, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग। ये तमाम चीज़ें इसी के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द मसल ऑन द लेफ्ट साइड। याद रखिएगा कि ये भी अहम चीज़ है कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। हेमिस्फीयर हमने पीछे देखा था, वो भी आपको दिखाई देता हूँ। चलो, ये वाले हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है, यानी कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन इज एसोसिएटेड विद अफेजिया, ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया या एग्नोजिया। वो कहता है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो वर्निक्स एरिया के साथ एसोसिएटेड होता है ये स्पीच
कंप्रीहेंशन या लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। अगर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आएगा तो फिर भी वर्निक्स एरिया लगाएंगे, अगर स्पीच कंप्रीहेंशन आएगा तो भी वर्निक्स एरिया लगाएंगे। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं नीचे वाला। द पोन्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मेडोला एंड अदर ब्रेन एरियाज एंड इन्फ्लुएंस एक्टिविटी, स्लीप एंड अराउजल, मोटर बिहेवियर, हाई रीजनिंग। यहाँ पर भी देखें ब्रिज का काम करती है, जो किसको जोड़ती है, मेडोला और अदर ब्रेन एरियाज, दूसरे ब्रेन एरियाज को, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जो इन्फ्लुएंस करती है किसको करती है, पोन्स किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, स्लीप और अराउजल। स्लीप और अराउजल आएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट इन चीज़ों को देख लेते हैं। अफेजिया क्या होता है, इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। अफेजिया जहाँ पर कम्युनिकेशन में मतलब प्रॉब्लम की बात आएगी तो वहाँ पर अफेजिया आएगा, याद रखिएगा। जहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो अफेजिया आएगा। इस टर्म को अफेजिया कहते हैं या डिसऑर्डर को अफेजिया कहते हैं। इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज बोथ वर्बल एंड रिटन। यानी कि कम्युनिकेशन में सारी चीज़ आ जाएंगी, स्पीकिंग भी आ जाएगी, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज भी आ जाएगी, बोथ वर्बल एंड रिटन। अफेजिया टिपिकली अकर्स सडनली आफ्टर अ स्ट्रोक और हेड इंजरी, यानी कि जब स्ट्रोक या हेड इंजरी होती है तो उस वक्त अफेजिया हो सकता है, यानी कि इसकी वजह हेड इंजरी या स्ट्रोक होता है। द 3 काइंड्स ऑफ अफेजिया आर ब्रोकाज एरिया, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ब्रोका एरिया, वर्निक्स अफेजिया और ग्लोबल अफेजिया। ऑल 3 इंटरफेयर विद योर एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी कि कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। उसके बाद एग्नोजिया क्या होता है, टिपिकली इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेंसरी स्टिमुलाई। एग्नोजिया जहाँ पर वो सेंसेस को सही से रिकॉग्नाइज ना कर पाए, जो सेंसेस इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो उसको एग्नोजिया बोलेंगे, याद रखिएगा। ये जो दूसरे हमारे पास ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया, इसको आगे जाके पढ़ते हैं हम। अच्छा जी, स्पीच कंप्रीहेंशन पीछे हमने ये पढ़ी है, यहाँ पर स्पीच कंप्रीहेंशन और स्पीच प्रोडक्शन, इसको भी देख लेते हैं। स्पीच कंप्रीहेंशन क्या होता है, इज एबिलिटी टू हेयर साउंड्स एंड ट्रांसफर दैम इनटू इन्फॉर्मेशन। स्पीच कंप्रीहेंशन जो एनवायरनमेंट से हम चीज़ें ले रहे होते हैं उसको एक इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करके अपनी मेमोरी में सेव करना, उसको स्पीच कंप्रीहेंशन कहते हैं। स्पीच प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ अटरिंग आर्टिकुलेट साउंड्स और वर्ड्स। हम जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं उसको किस तरह से बोलना है, किस तरह से हमने मीनिंग्स बनाने हैं, उसके मीनिंगफुल साउंड निकालना है, उसको बोलते हैं स्पीच प्रोडक्शन। यानी कि हम जो बोल रहे होते हैं वो स्पीच प्रोडक्शन होती है। तो अच्छा जी, ब्रोका एरिया क्या करता है, लोकेटेड इन लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, इज एसोसिएटेड विद द स्पीच प्रोडक्शन। ये जो स्पीच प्रोडक्शन होती है, किस तरह से हमने बोलना है, क्या बोलना है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है और यही ब्रोका एरिया ही ये सारे काम कर रहा होता है। वर्निक्स एरिया इज क्रिटिकल लैंग्वेज एरिया इन द पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये भी लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। कनेक्ट टू ब्रोका एरिया से कनेक्टेड होता है विया न्यूरल पाथवे। वर्निक्स एरिया इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द कंप्रीहेंशन यानी कि जो हमें इन्वायरमेंट से चीज़ें मिल रही होती है उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करके, डेवलप करके उसको मेमोरी में हम सेव करते हैं इसके थ्रू। हिस्टोरिकली दिस एरिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद वेदर इट इज़ रिटन और स्पोकन, ये किसी तरह की भी हो, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करता है। अब ये देख लेते हैं जी, इसका हमारे पास ये ब्रोका एरिया है और ये हमारे पास वर्निक्स एरिया है। ये लेफ्ट हेमिस्फेयर में मौजूद होते हैं और आपस में न्यूरल पाथवेज के जरिए जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फंक्शंस अकर इन। जो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हो रहे होते हैं वो कहाँ पर हो रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं हमारे सेरिब्रम के अंदर, हो रहे होते हैं। तो याद रखिएगा सेरिब्रम क्या होता है, इसको हमारे जो हेमिस्फेयर्स भी बोला जाता है, इस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉर्पस कैलोजम। जो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया कि द मेन फाइबर बंडल कनेक्टिंग द हेमिस्फेयर्स, 2 हेमिस्फेयर को जो मिला रहा होता है, जो फाइबर्स का बंडल होता है उसको कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था जी। 10 MCQs से उम्मीद करता हूँ कि 10 नहीं, आपने इसके साथ और भी 30-40 और भी MCQs देख लिए होंगे। तो ये पार्ट 1 चूँकि इसको हम यहीं पर एंड करेंगे और चूँकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए इसका एक पार्ट बनाएंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनाएंगे। और ये सिर्फ यही 2 वीडियोज़ नहीं आएंगी, और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ आएंगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक भी क्लियर हुआ हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी तो काइंडली इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो अगली वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएँ और आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकें।